Right now the time is 12:29. Now it's exact 12:30 a.m. and the date is 4th of September, 4 September. And we are reading The Art of War. We're gonna continue that. And 3 दिन से हम book पढ़ लें and I'm posting the videos. So yeah, we're being consistent. So let's start. Sida. Let me change the screen. That's fine. Alright, The Art of War. फर्स्ट वी गोना पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे कल क्या पढ़ा. एक्चुअली मैंने भी कुछ नहीं रिवाइज़ करा है, अभी कर लेंगे ऊपर. द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है, सन त्सू ने लिखी है बुक. एंड फिर हमने सबसे पहले देखा था ट्रांसलेटर्स प्रीफेस. ट्रांसलेटर प्रीफेस में बस बातें यही हो रही थी कि आर्ट ऑफ वॉर बुक 2000 साल पुरानी है एंड चाइनीज़ बुक है, एक तरह से चाइनीज़ फ़िलासफ़ी ये सब है इसमें. एंड इट्स टाओइज़म के बेसिस में है ये बुक. मतलब ऐसी कुछ है, टाओइस्ट लोग ने लिखी है. एंड पूरी ये बुक रिवॉल्व कर रही है इनकी जो भी बातें हैं टाओइज़म इन सब बारे में, चाइना एंड द टाओइज़म. एंड इस बुक में हम सीखते हैं, वी गोना लर्न, मतलब हमने ये पढ़ा था कि अबाउट द वॉर, लड़ाई. एंड लड़ाई के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं. बट द मोटिव ऑफ द बुक इज़ नॉट अबाउट द फाइटिंग. इट्स अबाउट टू विन द फाइटिंग, विन विदाउट फाइटिंग, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. ऐसा लिखा भी है इसमें, टू विन विदाउट फाइटिंग इज़ द बेस्ट. एंड इस बुक अभी भी ये वैलिड है आज के ज़माने में. तो और भी कुछ ये बुकों के नाम इनने आई चिंग, टाओ टे चिंग, ये सब चीज़ें बताई थी. इसमें काम का ज़्यादा कुछ है नहीं हमारा. बट टाओइज़म की बात बहुत हुई है, टाओइज़म एंड द आर्ट ऑफ वॉर. फिर हम ट्रांसलेटर्स इंट्रोडक्शन पढ़ा, टाओइज़म. फिर इसमें कुछ एक एल्डेस्ट ब्रदर, एक क्या था फिजिशियन, उसकी स्टोरी बताई थी. उसका बड़ा भाई था, वो फेमस नहीं था, छोटा भाई फेमस था क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें करता था, एक्यूपंक्चर एंड पोशंस, ये सब चीज़ें. तो यही इसमें कहने का मतलब था कि जो लोग स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, उनको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं. एंड क्योंकि वो ज़्यादा चालाक नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलता है. बट जो इजी एनिमी को, आसान दुश्मन को हरा देते हैं, तो वो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं. जस्ट लाइक इन सोशल मीडिया, यू नो, छोटी चीज़ को बड़ा दिखाना. द आइडियल स्ट्रेटजी. फिर इसमें कुछ चीज़ें बताते हैं. ये अच्छी लाइन थी, प्लान फॉर व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट व्हाइल इट इज़ ईजी एंड डू व्हाट इज़ ग्रेट व्हाइल इट इज़ स्मॉल. दैट मीन्स पहले से किसी प्रॉब्लम आने वाली है या तुम्हें पता है कि ये चीज़ हो सकती है फ्यूचर में, सो यू शुड प्लान अबाउट इट फ्रॉम नाउ. एंड जब चीज़ें आसान है तभी उनका हल निकाल लो, अदरवाइज़ बड़ा मत बनने दो उन्हें. ये सब पढ़ा. और तो फिर ये आर्ट ऑफ वॉर, टाओ टे चिंग, बहुत चीज़ें, बुक ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी. मेन काम है हमारा सीखना, ठीक है. डीप नॉलेज, फिर कुछ डीप नॉलेज के बारे में था. डीप नॉलेज ये बोलती है, जो बुक ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी, ये कहती है कि डीप नॉलेज वो है, मतलब जब तुम कोई चीज़ देख सकते हो, बिना देखे देख सकते हो. एंड आई डोंट नो, बिना दरवाजे के तुम स्वर्ग में जा सकते हो, बिना खिड़की से बाहर निकले. समथिंग इज़ लाइक दैट. एंड देन वी सी आर्ट इन वॉर, आर्ट ऑफ वॉर में ओके बी अवेयर ऑफ द डेंजर, बी अवेयर ऑफ द. फिर इसमें सॉरी देखते हैं, लेट्स सी. वर्किंग इन द वर्ल्ड विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय कैरिंग आउट टास्क्स एंड यूज्ड टू हैव. इसमें कुछ डीप नॉलेज की बात करते हैं. एंड वही है,
एज दिस पैसेज सजेस्ट वॉरियर्स ऑफ एशिया, ये जो भी है ये बुक, आर्ट ऑफ वॉर एंड द टाओइज्म एंड द जैनिज्म, जैन आर्ट्स, ये सब एशिया की बात है. एशियन लोग यू नो दे यूज़ इट मोर, दे यूज टू. एंड फिर ये कुछ बुक ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी कहती है. कॉम्प्रहेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ क्विसेंस, आई डोंट नो क्या है. एज इन द आर्ट ऑफ वॉर द रेंज ऑफ अवेयरनेस एंड एफिशिएंसी टू अकम्प्लिश. ओके, ये सब काम का नहीं है, ज़्यादा पढ़ लेते हैं. टू सेंस एंड कॉम्प्रहेंड आफ्टर एक्शन इज़ नॉट वर्दी. मतलब तुम किसी चीज़ को जब पहचान जा रहे हो, समझ जा रहे हो, आई मीन स्टफ टू अंडरस्टैंड, यू कैन रीड इट, मीनिंग निकलना मुश्किल है. एंड नीड टू बी एबल टू डू समथिंग बिफोर सेंस बिफोर इट्स ग्राउंड इज एबल टू डेवलप. एंड यहाँ पे एक लाइन कुछ थी कि किसी चीज़ को समझ जाना कि वो होने वाली है जब वो हो ही नहीं है उससे पहले. तो ये कुछ एबिलिटीज़, किसी चीज़ को करना बिफोर दैट एग्जिस्ट, या किसी चीज़ को सेंस करना बिफोर इट इज़ एक्टिव, जैसे बीमारी. एंड किसी चीज़ को देखना बिफोर इट स्प्राउट्स. तो ये तीन चीज़ें दे डेवलप इंटरडिपेंडेंटली, साथ साथ में. ओके. फिर क्या था, फिर आर्ट ऑफ वॉर, यहाँ पे कुछ काम का नहीं था ज़्यादा. यहाँ पे कुछ चाइना का येलो एम्परर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. ओके. ठीक है. फिर इसमें कुछ कुछ मार्शल आर्ट्स भी आ गया था यहाँ कहीं पे. Over 1,000 years later, the warrior chieftains overthrow remnant martial and civil art, ऐसा कुछ यहाँ पे बातें चलने लग गई थी. पॉलिटिक्स वाली बातें स्टार्ट हो रही थी. यस. तो यहाँ पे काम की बात कुछ लिखी थी. Those who assist a leader by means of the Tao do not use arms to coerce the world, for these things tend to reverse. Bramble goes where the army has been bad years follow a great war. हाँ, एक अच्छी बात. Weapons are inauspicious instruments, not the tools of the enlightened, and there is no choice but to use them. It is best to be calm and free from greed. हथियार वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, हथियार, ठीक है. एंड हथियार दे आर नॉट टूल्स ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है. एंड वी कैन यूज़ वेपन्स तभी व्हेन वी हैव नो चॉइस. और आई गिव यू एन एग्जांपल. और अगर तुम हथियार यूज़ कर रहे हो, यू गोना यू नो फाइट विद समवन, सो यू शुड बी काम एट दैट टाइम. उस टाइम तुम्हें शांत, एंड यू शुड नॉट फील प्राउड, यू शुड नॉट सेलिब्रेट द विक्ट्री, राइट. जो सेलिब्रेट करते हैं दे आर वो खून के भूखे, ब्लड थर्स्टी. ठीक है. फिर यहाँ पे कुछ संजू, आर्ट ऑफ वॉर, चाइना, टाओ टीचिंग कुछ कह रहे हैं. Those who good at night or military, those who good at do not become angry, those who good at preparing over events. I don't know, you can read. मुझे नहीं आया समझ. The strategy of operating. हाँ, फिर यहाँ पे अनफैदमेबिलिटी के बारे में बात होती है कि जो भी स्किल्ड इन डिफेंस. हाँ, फिर एक संजू ये कहते हैं कि जो स्किल्ड होते हैं छुपने में, तो फिर वो यू नो छुप के रहते हैं अर्थ की डीपेस्ट डेप्थ्स में, मतलब सबसे छुप कर. एंड जो स्किल्ड होते हैं लड़ाई करने में, लड़ाई के बारे में, यू नो उसके बेसिक्स ऑल थिंग्स, सो वो डर के नहीं रहते हैं. वो हमेशा आसमान में, हाईएस्ट हाइट्स इन द स्काई, राइट. एंड दैट इज़ द विक्ट्री, ट्रू विक्ट्री, व्हेन यू कैन विन विदाउट फाइटिंग. The emphasis on the advantage of enigma means छुपना. तो फिर ये टाउस थिंकिंग में एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे. दो एग्जांपल ने दिए थे. एक तो क्राफ्ट में कि एक क्राफ्ट, कॉमर्स एंड क्राफ्ट में एक जो मर्चेंट होता है वो अपनी सब चीज़ें छुपा कर रखता है, ख़जाना, एंड ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसके पास कुछ नहीं है. और एक क्राफ्ट्समैन भी ऐसे ही कुछ करता है.
तो फिर हम यही बात यहाँ पे पढ़ते हैं, ये चीज़ें कि छुप के रहना चाहिए। मार्शल आर्ट्स में भी तुम एकदम सीक्रेटली, इज़ इट सही करा था? ओके। तुम्हारी मूवमेंट्स मार्शल आर्ट्स में, तुम्हारी मूवमेंट्स हमेशा छुप के होनी, कंसील्ड, दे शुड बी कंसील्ड, योर फॉर्म शुड बी कंसील्ड, मूवमेंट शुड बी अनएक्सपेक्टेड, ताकि सामने वाला तुम्हें जान ना पाए कि तुम क्या मूव लेने वाले हो नेक्स्ट। एंड एक गुड जनरल, आर्मी का कोई जनरल है तो वो जीत सकता है बिना हारे, तभी जीत सकता है जब his plan is a like secret, kind of like that fathomable wisdom and the modus operandi that leaves no tracks। मतलब पूरी टीम ऑपरेशन इस तरह से करती है कि कोई भी सबूत ना बचे। yes, only the formless cannot be affected, right? कह सकते हो कि जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है तो उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, मीन्स उसको ना कोई डिस्टर्ब करेगा, ना कोई ऑब्ज़र्व करेगा। इसलिए साधु संत वो भी ऐसे, दे ऑल्सो हाइड इन अनफैथमेबिलिटी, राइट? उनको कोई समझ नहीं सकता, फीलिंग्स ये सब। एंड या ही टॉक्स अबाउट, सन तzu टॉक्स अबाउट बीइंग मिस्टीरियस, कि कोई तुम्हें बिल्कुल भी ना समझ सके। एंड ये बहुत ज़रूरी है फॉर द विक्ट्री, ही विल से इट लेटर आई गेस, दिस द मिस्टीरियसनेस, अनफैथमेबिलिटी। बोथ सन तzu एंड द मास्टर ऑफ यूनाइनन जो भी हैं, तो दिस से अ जनरल मस्ट सी अलोन एंड नो अलोन, मीनिंग दैट ही, एक जनरल है जो आर्मी का, तो इसमें ये बात थी कि ही मस्ट सी थिंग्स, राइट? उसको वो चीज़ दिखनी चाहिए जो दूसरे नहीं देख पाते हैं, एंड दैट्स वाई ही इज़ अ जनरल। एंड उसको वो चीज़ें पता होनी चाहिए दूसरों को ना पता हो। एंड फिर यहाँ से हमने दो टर्म्स देखी, ब्रिलियंस एंड जीनियस। ब्रिलियंट कौन हुआ? जो देख सकता है जो दूसरा नहीं देख सकता। एंड जीनियस कौन हुआ? जीनियस वो जानता है जो दूसरे नहीं जानते, राइट? एंड जो ब्रिलियंट जीनियसेस होते हैं वही जीतते हैं फर्स्ट, पहले। ओके। फिर हमने क्या पढ़ा? द रिगरस कंडीशन ऑफ टास्क मिलिट्री आर पैरेलल बाय दोज ऑफ, फिर एम्प्टीनेस ऑफ फुलनेस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे थे। फिर फाइटिंग आर्ट्स, मार्शल आर्ट, ये सब थोड़ा थोड़ा बता रहे थे। गवर्नमेंट, एम्प्टीनेस ऑफ फुलनेस के बारे में हमने जाना था कि वही, लाइक दे आर ऑल्सो वन ऑफ द वे टू सर्टेन विक्ट्री। अगर जीतना है कोई युद्ध, सो इस बारे में जानना ज़रूरी है, एम्प्टीनेस एंड फुलनेस। हेयर दे गेव एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल्स एंड द ऑफिसर, मतलब आर्मी का जनरल है एंड यू कैन से जो भी सोल्जर्स हैं। सो बीच में मतलब उनके अंदर कुछ भी बात, दे शुड नॉट, लाइक उनके व्यूज़ ओपिनियंस मैच होने चाहिए, कह सकते हो वाइब मैच। मतलब दिल में कोई बात वो नहीं होनी चाहिए, काइंड ऑफ टुवर्ड्स जनरल, और या जनरल की ऑफिसर्स के टुवर्ड्स। मीन्स जनरल ने कोई डिसीज़न अगर कहा तो ऑफिसर्स शुड सपोर्ट इट। अगर उनको सही नहीं लग रहा है देन दैट्स एम्प्टीनेस। एंड या और जब समझते हैं सब एक दूसरे को, लाइक द सोल्जर एंड द जनरल, दे अंडरस्टैंड एंड लाइक एकदम विल से, एनर्जी के साथ दे ऑपरेट टुगेदर, दैट इज़ द फुलनेस। हाँ, स्किल एंड स्किल्ड, इनने कहा है कि स्किल्ड वो है जो अपने लोगों को, अपनी आर्मी को एक तरह से पूरी ताकत से, एनर्जी से भर देता है। एंड दैट कन्फ्रंट्स द एम्प्टीनेस ऑफ अदर्स। मतलब अगर तुम एकदम फुलनेस है तुम्हारे अंदर, तो सामने वाला अपने अंदर की एम्प्टीनेस खुद देखने लगेगा, एक तरह से उनको महसूस होने लगेगी, एंड वाइस वर्सा। एंड देन when
understanding of the sufficient to know the strengths and the weakness. इनने कुछ कहा था, कुछ बेसिक चीज़ें हैं to certain victory. These are there. You can see, you can read. Then political basis of military strength. यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? Right. Okay. A small group को prevail over, हाँ एक छोटा सा ग्रुप भी, छोटा सा डजेंट मैटर कितनी बड़ी कंट्री है, कितना बड़ा साइज़ है, पॉपुलेशन है, बट वो भी एक बड़े ग्रुप के ओवर यू नो इट कैन विन. जस्ट लाइक इन ओके वियतनाम की याद आ रही है मुझे. वियतनाम अमेरिकन वॉर, वियतनाम वॉन इट. एंड जबकि वियतनाम इतना छोटा सा कंट्री था, अमेरिका वॉज बिग, वेरी लार्ज, ह्यूज आर्मी, स्टिल वियतनाम वॉन. सो कुछ कंडीशंस हैं जो ये पॉसिबल करती हैं, जस्टिस, ऑर्डर, कोहेजन एंड मोरल. यू कैन रीड अबाउट दोस देयर. ओके. एंड देन क्या है, स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पढ़ा. स्ट्रेंथ इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरी. हाँ वही कह रहा है कि डजेंट मैटर स्टेट कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है कंट्री. विक्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एफिशिएंट आर्मामेंट्स, सिक्योरिटी. एंड हाँ तो सिक्योरिटी सिर्फ खाली एक ऊंची दीवार तुमने खड़ी कर दी तो वो सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है. अथॉरिटी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स नहीं है, एंड खाली पनिशमेंट अगर तुम दे रहे हो तो वो एक अथॉरिटी अच्छी नहीं, मतलब वो डिफाइन नहीं करती. एंड दोज हू एस्टैब्लिश अ वायबल ऑर्गेनाइजेशन विल सर्वाइव इवन इफ दे आर स्मॉल, while those who establish a moribund organization will perish even they are large. Okay. ये सब था. फिर कुछ हार्मोनाइजिंग के बारे में बात कर रहे थे, एक हारमोनी में काम करना. या द जनरल एंड द ऑफिसर्स एंड द यू नो द सोल्जर्स, दे शुड ऑल्सो बी इन हारमोनी, राइट. तभी वो फुलनेस होगी, अदरवाइज एम्प्टीनेस रहेगी लोग टीम के अंदर ही. व्हेन पीपल आर इन हारमोनी दे विल फाइट नेचुरली. वो ऊपर जो पढ़ा था हमने अभी जस्ट, नेचुरली लड़ेंगे, ज़बरदस्ती नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे ओवरऑल. इफ़ द लॉयल एडवाइस इज़ नॉट हर्ड स्मॉल माइंड्स विल क्रिटिसाइज. हाँ वही ना, सीक्रेट में मतलब छुप छुप कर क्रिटिसाइज़ करेंगे, या जो भी कर रहा है अगर, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग इन वॉर वाइल फाइटिंग. When hypocrisy sprouts, even if you have the wisdom of passing on. जब हिपोक्रेसी बढ़ती रहती है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो हिपोक्रेसी जब बढ़ती है तब तुम्हारे पास अगर विजडम भी है, नॉलेज भी है, बहुत नॉलेज है पुराने योद्धाओं की, स्टिल यू कैन नॉट डिफीट अ पीजेंट. तुम एक नॉर्मल इंसान को भी नहीं हरा पाओगे. This is why tradition says a military operation is like a fire. Yeah, there should be understanding overall. ये समझ रहा हूँ मैं. Harmony. Harmony means notes. Music में notes होते हैं, harmonize करते हैं. तो वहाँ तक हमने पढ़ लिया था. And today we're gonna read from here. Alright. Yes, page number 20. Okay. Right now the time is 12:48. Got it? We started at 30. Okay, 18 minutes, 19 minutes. Good. So we're gonna read from here. Alright. Hugh's status as a practical genius is so great that his writings, his designs, ये हमने पढ़ लिया था. In ancient times, those who governed well did not arm. Those who governed well did not arm. Those who were armed well did not set up battle lines. And those who set up battle lines well did not fight. Those who fought well did not lose. And those who lost did not perish. It's something deep. ये नहीं पढ़ा था. पुराने ज़माने में जो गवर्न थे उनके पास आर्मी नहीं थी. एंड जिसके पास आर्मी थी, जो आर्म थे, हथियार थे, उन्होंने कोई बैटल लाइंस नहीं करी. जिनके पास बैटल लाइंस थी उनने लड़ाई नहीं करी. एंड जिनने लड़ाई करी
वो हारे नहीं, एंड जो हार गए, वट, दोज हु लॉस्ट डिड नॉट पेरिश। ओके, जो हार गए वो आगे बढ़े नहीं, ऐसी कुछ, मतलब वो नेशन पेरिश, ख़त्म हो गई। ऑलराइट, दिस echoes this echoes the idea of combat as a last resort, the ideal of winning without fighting, offered by the art of war. Following the teaching of the Tao Te Ching, Zhu Liang also quotes the classic admonition from the River Taoist text. Weapons are instruments of ill omen. Ill omen means bad luck. Weapons हथियार चीज़ नहीं है. They should be used when unavoidable. जब last option हो तभी use करो. But he too shares the Taoist historical consciousness that the age of original humanity was already gone. And like Sun Tzu, he was personally involved in a time of a raging civil war. Yes, it's like कलयुग है अभी, हम ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं. Hugh's work in the Taoist canon therefore contains both rational views and practical teachings for political and military security that follow closely on those of ancient Sun Tzu. The administration of military affairs means the administration of border affairs, or the administration of affairs in outlying regions in such a way as to relieve people from major disturbances. This administration is done by authority and military prowess, executing the violent and rebellious in order to preserve the country and keep the homeland secure. This is why civilization requires the existence of military preparedness. पढ़ते हैं अभी, समझते हैं. It is for this reason that beasts have claws and fangs. When they are joyful, they play with each other, and when they are angry, they attack each other. Humans have no claws and fangs, so they make armor and weapons to help defend themselves. So nations have armies to help them, and rulers have ministers to assist them. When the helper is strong, the nation is secure. When the helper is weak, the nation is in peril. Okay, ये भी पढ़ते हैं फिर ऊपर जाते हैं. Here Hugh follows Sun Tzu directly, as Hugh मतलब Sun Tzu आर्ट ऑफ वॉर के राइटर हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं. As he does in his emphasis on leadership and its popular basis. In Sun Tzu's scheme, both civil and military leadership are among the first conditions to be scrutinized. Hugh follows Sun Tzu and the masters of Hunayan in seeing the strength of leadership based at once on personal qualities and on popular support. In Taoist thought, power was moral as well as material, and it was believed that moral power manifested itself both as self-mastery and as influence over others. To explain the strength of a national defense force, Hughes writes, okay. This in turn depends on the generals entrusted with military leadership. A general that is not popular is not a help to a nation, not a leader of the army. A general who is not popular is one who, according to another way of reading the characters, denies the people. Right? Sun Tzu emphasizes the unity of wills as a fundamental source of strength, and his minimum philosophy of warfare is a natural outgrowth of the central idea of common interest. On the basis of this principle, Hugh Liang again quotes the Tao Te Ching to express the ideal of the sage warrior concerned for the body of society as a whole. Weapons are instruments of ill omen and to be used only when it is unavoidable. ठीक है, देखते हैं आप क्या था ऊपर. Here something talks about administration of military. Administration of military affairs के administration means the administration of border affairs. I don't know. Basically they say that कि जानवर होते हैं like tiger, they have claws and fangs like dog, and even the cat means sub animal, they have claws and fangs.
विच दे कैन यूज़, जिनके साथ वो खेलते भी हैं, एंड जब गुस्सा होते हैं दे कैन अटैक ईच अदर. Humans have no claws or fangs, so they make armor and weapons to help defend themselves. Okay. Humans don't have, इंसानों के पास नहीं होता है कुछ भी, like claws and fangs, नाखून बड़े. So that's why they make armor to defend themselves. खुद को बचाने के लिए वो हथियार बनाते हैं. And that's why nations have armies to help them. Rulers have ministers to assist them, and when the helper is strong, the nation is secure. When the helper is weak, the nation is buried. Weapons defend करने के लिए होते हैं, not to attack. To attack, but to defend first. And हर nation country के पास army है to defend them. Right. Army जितनी strong है उतना nation secure है. You know, जो वीक है दैट इज़ नॉट सिक्योर, ये भी सच है. एंड स्ट्रॉन्ग वही है, सिक्योर वही है जो स्ट्रॉन्ग. और ह्यूज जो हैं वो सन त्ज़ू की फॉलो कर रहे हैं टीचिंग्स, एंड ही एम्फसिस ऑन द लीडरशिप एंड इस पॉपुलर बेसिस. ओके, बेसिकली ये बात करते हैं कि यू नो लीडरशिप बहुत ज़रूरी है. एंड कि हम या ये बातें सब रिपीट हो रही हैं कि जो जनरल्स हैं, आर्मी के जनरल हैं, इंटरेस्टेड विद मिलिट्री लीडरशिप. मतलब जो भी लीडर है, जो भी जनरल है, लीडर है, यू नो सबके बीच में ट्रस्ट एक होना चाहिए. एंड जनरल शुड बी पॉपुलर. ठीक है, जो जनरल पॉपुलर नहीं है वो किसी काम का नहीं है नेशन के, कंट्री के. एंड वो लीडर भी नहीं है किसी आर्मी का जो पॉपुलर नहीं है जनरल. दैट द बुक इज सेइंग. एंड जनरल जो पॉपुलर नहीं है, अकॉर्डिंग टू अनदर वे, he denies the people. Okay. या द सन त्ज़ू इस बात में बल प्रदान करते हैं, emphasize करते हैं कि unity of wills, kind of like similar thoughts, similar motivation, similar wills, वो एक फंडामेंटल सोर्स हैं ताकत के. यस, बेसिकली यही. एंड हथियार जो होते हैं वो एक इलोमन, क्या कहते हैं, इलोमन होते हैं, आई फॉरगॉट. एंड तभी यूज़ करना चाहिए when it is unavoidable. Okay. Huge also follows the art of war closely and his emphasis on action without strategy as well as action without need. Huge फॉलो करते हैं आर्ट ऑफ वॉर को, एंड वो इस बात में एम्फसिस करते हैं अनअवॉइडिंग एक्शन विदाउट स्ट्रेटजी. मतलब एक्शन को अवॉइड करना बिना किसी स्ट्रेटजी के और बिना किसी नीड के. लेट्स सी व्हाट डज इट मीन. The way to use weapons is to carry out operations only after having first determined your strategy. Weapons को यूज़ करने के लिए तुम्हें स्ट्रेटजी पहले पता होनी चाहिए. Carefully examine the patterns of the climate and terrain and look into the hearts of the people. Examine करो मौसम कैसा है, रास्ता कैसा है, and देख लो कि दिल में. Train in the use of military equipment, make patterns of rewards and punishments clear. Observe the strategy of opponent, watch out for dangerous passes and road. Distinguish places of safety and danger. Find out conditions of both sides. Be aware of when to advance and when to withdraw. Adapt to the timing of circumstances. Set up defensive measures while strengthening your attack force. Promote soldiers for their ability. Draw plans for success. Consider the matter of life and death. Only when you have done all this, you can send forth armies entrusted to generals that will reach out with the power to capture opponents. Okay. इस पूरे पे यार तुम्हें नहीं दिखा होगा, छोटा सा नीचे. सो इमेज और छोटी कर दी. बेसिकली इस पैराग्राफ में पूरा अब दिख रहा होगा.
अगर इसमें कोई ऑप्शन होता ना कि एक साइड का ही, मतलब इसको पूरा लेफ़्ट साइड को कर देता, कल कर देंगे। इस पैराग्राफ में ये बात हुआ, बेसिकली पूरा एक लड़ाई जैसे होती है ना, वॉर, एंड पूरा उसका ज्ञान नॉलेज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेपन्स ही हमने पढ़ लिया था, स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए, पूरा देखो मौसम, जगह कैसी है, लोग कैसे हैं, ट्रेनिंग करो, पनिशमेंट, रिवॉर्ड्स, ओके, अपोनेंट सामने वाला है उसकी स्ट्रेटजी जानो, ऑब्ज़र्व करो, देखो ख़तरनाक रास्ते कौन से हैं, कौन सी जगह सेफ़ है, कौन सी जगह सेफ़ नहीं है। जैसे आजकल लड़ाई में लैंड माइन्स होते हैं, एक लैंड माइन्स या कई जगह बिछे हुए, सो दोज आर डेंजर, तो डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। एंड कब तुम्हें एडवांस करना है, ये सब मिलिट्री आर्मी टर्म्स हैं, एडवांस करना, विड्रॉ करना, आर्मी कब आगे भेजनी है, कब वापस लेनी है, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, कब डिफेंसिव मेजर्स, कब तुम्हें अपनी अटैक को आगे बढ़ाना है, हमला करना है, कब तुम्हें थोड़ा सा काम डाउन, मतलब वापस बुलाना है आर्मी को, जब थोड़ा सा चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, या ज़िंदगी और मौत का खेल। ये सब करने के बाद ही you can send forth armies entrusted to generals that reach out with the power to capture. ये सब ज़रूरी है, and then only you can send armies जो कि ट्रस्ट कर रहे हैं जनरल को, एंड जिनका मेन मोटिव है टू कैप्चर अपोनेंट्स। ओके, क्यों करना है वैसे अपोनेंट को कैप्चर? Speed and coordination central to success in battle according to Sun Tzu's Art of War. Speed और coordination बहुत ज़रूरी है war में. Also derived not from strategic preparedness but from the psychological cohesion on which leadership depends. Hughes writes, a general is a commander, a useful tool for a nation, first determining strategy, then carrying it out. जनरल एक कमांडर होता है, कमांड करता है, बहुत यूज़फुल होता है एक राज्य के लिए। फर्स्ट डिटरमाइनिंग, वो एक स्ट्रेटजी बनाता है, फिर उसको फॉलो करता है स्ट्रेटजी को। हिज कमांड इज़ एज दो बॉर्न अफ्लोट ऑन अ टॉरेंट, ये कोई फ्रेज़ है। हिज कॉन्केस्ट इज़ लाइक अ हॉक स्ट्राइकिंग इट्स प्रे, like a drawn bow when still, like a machine starting up in action, he breaks through wherever he turns, and even powerful enemies perish. If a general has no foresight and the soldier lack impetus, mere strategy without unification of wills cannot suffice to strike fear into an enemy, even if you have 1,000,000 troops. Yes, again he talks about the unification of wills. मतलब एक जनरल जैसा सोचता है, उसके दिल में जो आग है लड़ने की, या उसका बिलीफ है अपने प्लान के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर, तो वो सेम इट शुड बी इन द आर्मी। ट्रूप्स सोल्जर हैं, दे शुड बिलीव हिम, एंड या जनरल को अपना काम करना ही है, स्ट्रेटजी बनाना, और सोल्जर का अपना काम है उनको ट्रस्ट करना है। खाली एक स्ट्रेटजी बना के नहीं जीता जा सकता है, बट यूनिफिकेशन ऑफ विल्स। तभी थोड़ा डर पैदा हो सकता है एनिमी के अंदर, अदरवाइज डजंट मैटर अगर तुम्हारे पास लाखों सोल्जर आर्मी है। Mentioning Sun Tzu's classic as the ultimate manual for successful strategy, Hughes concludes his essay on military organization by summing up the main points of the art of war, as he incorporated them into his own practice, centering on those aspects of training and mood of warriors that derive from Taoist tradition. Hughes कह रहे हैं कि सन त्सू की जो बुक है ना, वो एक अल्टीमेट मैनुअल है फॉर सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी
got it. Okay. Have no hard feelings toward anyone who has not shown you enmity. Do not fight with anyone who does not oppose you. The effective skill of an engineer can only be seen by the eyes of an expert. The operation of plans in battle can only be set in action through the strategy of Sun Tzu. Have no hard feeling towards anyone. मतलब किसी के बारे में एक तरह से बुरा मत सोचो या बुरा मत सोचो ना कहो. जो तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहता है. एंड लड़ो मत फालतू में किसी से भी. जो तुम्हें अपोज नहीं कर रहा है तुमसे उसको मतलब नहीं है तो यू शुड नॉट फाइट फालतू में खाली. ओके. एंड ही सेज समथिंग कि इंजीनियर जो है तो उसको इसकी जो स्किल है हुनर है वो सिर्फ एक एक्सपर्ट ही देख सकता है. द ऑपरेशन ऑफ प्लान्स इन बैटल कैन ओनली बी बेस्ट सेक्शन. सो यहाँ वो ये अप्रिशिएट कर रहे हैं सन त्ज़ू की स्ट्रेटजीज बुक को. फॉलोइंग सन त्ज़ू ह्यूज एम्फसाइजेस द एडवांटेजेस ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस एंड स्पीड कैपेबल ऑफ रिवर्सिंग अदरवाइज इनसरमाउंटेबल ऑड्स. ह्यूज हमारा एम्फसाइज कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेडनेस मतलब पता नहीं है तुम्हें कि क्या होने वाला है उसके एडवांटेज एंड स्पीड देखते हैं. Planning should be secret. Attack should be swift. Beautiful. When an army takes its objective like a hawk striking its prey, then battles like a river broken through a dam, its opponents will scatter before the army tires. This is the use of momentum of an army. ये आज का अभी तक का बेस्ट लाइन अब आ रही है. प्लानिंग शुड बी सीक्रेट. प्लान हमेशा सीक्रेट में लोगों को बता के नहीं करना चाहिए. लोगों को बताना नहीं चाहिए तुम्हारा प्लान. एंड जब अटैक कर रहे हो व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान सो दैट शुड बी रियली फास्ट. एंड जितने आई कैन रिमेंबर मुझे याद आ रहा है एक एग्जाम्पल दैट एंड्रयू टेट इफ़ यू नो सो ही यूज्ड इट इन हिज बिजनेस लेसन्स इन हसलर्स यूनिवर्सिटी कोर्स. That was the first point. कि speed is the most important thing in business. मतलब अगर स्पीड है लाइक एक एरोप्लेन है. एरोप्लेन उड़ता रहता है एकदम नीचे गिर नहीं जाता है. एकदम ऐसे गिरेगा नहीं ना वो उड़ेगा उड़ता रहेगा बिकॉज इट हैज़ मोमेंटम. उसके पास स्पीड है. दैट्स वाई मास इंटू वेलोसिटी बेसिकली स्पीड. सो सेम थिंग ही सेइंग. Attack should be fast, swift. When army takes its objective like a hawk striking its prey, battle like a yeah, basically जल्दी काम लड़ना करना है लड़ाई करनी है. This is the use of the momentum of an army. प्लानिंग के बाद एकदम जल्दी से इम्प्लीमेंट करो उसे तेज़ी से एकदम quickly. As mentioned before, among the main points of emphasis in Sun Tzu's art of war is objectivity, and his classic teaches us how to assess situations in a dispassionate manner. Huge also follows Sun in this, stressing the advantage of carefully calculated action. क्या है ये? Those who are skilled in combat do not become angered. Those who are skilled at winning do not become afraid. Thus the wise win before they fight, while the ignorant fight to win. That's deep. जो कि skilled होते हैं लड़ाई में वो जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं. उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता ही नहीं. एंड जो जीतने में skilled होते हैं माहिर होते हैं उनको डर नहीं लगता है. सो इसलिए एक वाइज विन बिफोर दे फाइट. दस द वाइज विन. ठीक है. वाइज मीन्स एक तरह से ज्ञानी समझदार. वो पहले ही जीत जाते हैं जंग से पहले ही. कोई अगर जीतता है अच्छा वाइज इंसान जीत जाता है जंग से पहले. एंड जो इग्नोरेंट है वो लड़ता है जीतने के लिए.
ऐसा तुमने सुना होगा मोटिवेशनल वीडियोस में कि लड़ाई मतलब जीत, तुम कोई भी अचीव करना चाहो सक्सेस, तो वो पहले दिमाग में अचीव हो जाती है। लाइक वो डिटरमाइन करता है कि होगी या नहीं होगी। I'm sorry, I cannot explain it properly now. Here, Huge quotes the art of war directly, adding Sun Tzu's warning about the consequences of poor planning, wasteful actions, and wasteful personnel. Huge कह रहे हैं, सन त्जू ने कुछ वार्निंग दे रखी है कि अगर तुम पुअर प्लानिंग करोगे और अच्छे से एक्शन तुम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, ठीक है। A country is exhausted when it must buy its supplies at high prices, and is impoverished when it ships supplies long distance. Attack should not be repeated. Battle should not be multiplied. Use strength according to capacity, aware that it will be spent with excessive use. Get rid of the worthless and the country can be peaceful. Get rid of the incompetent and the country can be profited. एक कंट्री होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है जब वो सप्लाइज़, आई डोंट नो कौन से सप्लाइज़, वॉर सप्लाइज़ मे बी, जब ज़्यादा प्राइस में ख़रीदती है, ऐसा ये कह रहे हैं। एंड जब उन्हें शिप करना पड़ता है चीज़ों को दूर दूर से, सो वो कंट्री के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अटैक शुड नॉट बी रिपीटेड, बैटल शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड। लड़ाई ज़्यादा बढ़ती नहीं जानी चाहिए। ओके या इतने मुझे समझ आया। Finally, Huge goes on in the tradition of the Tao Te Ching, the art of war. Okay, Tao Te Ching is art of war. Got it. And the masters of Hunain. अच्छा नहीं है, अलग अलग चीज़ है। The masters of Hunain to give victory to the unfathomable. A skilled attack is one against which opponents do not know how to defend. स्किल्ड अटैक, एक अच्छा अटैक वही है जो अपोनेंट को नहीं पता है, सामने वालों की, तुम उसको पता ही नहीं है कि डिफेंड करना कैसे, बचना कैसे है, तो वो एक अच्छा अटैक है स्किल्ड। एक स्किल्ड डिफेंस क्या है, इज़ वन इन विच अपोनेंट डू नॉट नो हाउ टू अटैक। एक अच्छा डिफेंस वो है जब सामने वाले को पता ही नहीं है कि अटैक कैसे करें, क्योंकि लाइक सेफ है अगर दूसरा वाली पार्टी। Therefore, those skilled in defense are not so because of fortress walls. Okay, आप समझ आ गया, पॉइंट पहले नहीं आ रहा था समझ। Got it. जो डिफेंस बचाव में स्किल्ड है वो हमेशा छुप के रहता है, ऐसा भी वी जस्ट रेड, ठीक है, मैंने बोला था। एंड जो स्किल्ड हैं डिफेंस में वो इसलिए नहीं है स्किल्ड बिकॉज ऑफ वॉल्स, कि उनकी दीवारें ऊंची हैं, ये सब नहीं, बट वो स्किल्ड डिफेंस में मतलब बचाव करने में इसलिए माहिर हैं, इसलिए हैं क्योंकि अपोनेंट को पता नहीं है कि अटैक कैसे करना चाहिए। ऐसी कुछ है समझ, होप यू अंडरस्टैंडिंग। एक स्किल डिफेंस वही है जिसमें अपोनेंट को पता ही नहीं कि अटैक कैसे करना है। हाँ, तो उसमें ये मैटर नहीं करता दीवार कितनी ऊंची है, क्या है। या दिस इज़ वाई हाई वॉल्स एंड डीप मोट्स डू नॉट गारंटी सिक्योरिटी। दीवार हो या कितने तुम्हारे मोट्स क्या होते हैं, लेट मी सी व्हाट आर मोट्स। बैटरीज 1%। मोट इज़ अ डीप वाइड डिच सराउंडिंग अ कैसल। या देखा होगा तुमने कैसल, कैसल को हिंदी में क्या कहें, महल के अराउंड गहरे गड्ढे होते हैं, नदी टाइप होती हैं, नदी नहीं, वाटर रिजर्व एंड गड्ढे होते हैं, सिक्योरिटी के लिए होते हैं वो, तो उससे गारंटी नहीं होती सिक्योरिटी। वाइल स्ट्रॉन्ग आर्मर एंड इफेक्टिव वेपन्स डू नॉट गारंटी स्ट्रेंथ। तुम्हारे हथियार कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा तुम्हारा आर्मर है, उससे भी गारंटी नहीं होती है स्ट्रेंथ। ओके, इफ़ अपोनेंट्स वांट टू होल्ड फर्म, अटैक वेयर दे आर अनप्रिपेयर्ड।
If opponents want to establish a battlefront, appear where they do not expect you. Okay. Attack when they are unprepared. If opponent want to establish a battlefront, appear to them. Okay. This idea of knowing while being unknown, repeated again and again as a key to success, is one of the strongest links between Taoist meditation and the art of war. For the secret to this art of invisibility is precisely the interior detachment cultivated by Taoists for attaining impersonal views of objective reality. Certain of the philosophical teachings of the early Taoism are commonly used in practical schools as codes for exercise and used in personal cultivation. क्या है ये? The idea of knowing while being unknown. This happens a lot of time. Like कुछ पढ़ लिया बट समझ नहीं आया क्या है. Means focus नहीं था. This idea of knowing. So I will read again. This idea of knowing while being unknown. कोई चीज़ को जानना जब तुम उसे जानते भी नहीं हो. Repeated again and again as a key to success, one of the strongest links between Taoist meditation and for the secret to this art of invisibility is precisely the interior detachment cultivated by Taoists for attaining in personal visa. I don't know, ये समझ नहीं आया. ये art of invisibility, छुपने की, unfathomability. I don't get it. Certain of the philosophical teachings of early Taoism are commonly used in practical schools. School में use करते हैं. Exercise for exercises. Personal cultivation. I don't know. What do they mean? Understanding the practical aspect of Taoist philosophical teachings helps to cut through the sense of paradox that may be caused by seemingly contradictory attitudes. Taoist philosophical teachings, Taoism जो है, अगर उसकी हम teachings को जाने तो वो एक तरह से ज़िंदगी आसान बना देते हैं, सिंपल. जो भी हमारे पैराडॉक्सेस हैं, कट थ्रू द सेंस ऑफ पैराडॉक्स. पैराडॉक्स, आई मीन, आई डोंट नो व्हाट पैराडॉक्स मीन exact abhi. So yeah, hope you understand that Sun Tzu calmly teaches that a ruthless art of war while condemning war may seem contradictory if this fact is seen outside the context of the total understanding of the human mentality fostered by Taoist learning. Okay, Sun Tzu सिखा रहे हैं art of war while condemning war. Okay, Sun Tzu हमें लड़ाई के बारे में सिखा रहे हैं, बट वो ये भी सिखा रहे हैं कि वॉर एक अच्छी चीज़ नहीं है. It should be condemned, and this is totally contradictory, right? If this fact is seen outside the context of the total understanding of the human mentality fostered by Taoist learning. The simultaneous appreciation of very different points of views is a powerful Taoist technique whose understanding can resolve contradiction and paradox. Appreciate करना एक ही टाइम में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को एक बहुत पावरफुल टेक्निक है. दैट मीन्स तुम एक ही चीज़ को एक यू आर नॉट जस्ट फिक्स्ड टू अ सर्टेन बिलीफ. यू आर ओपन टू सीइंग थिंग्स डिफरेंटली. यू मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, पॉइंट ऑफ व्यू से देखना एक पावरफुल टाओइस्ट टेक्निक है जिससे हम कॉन्ट्रडिक्शन और पैराडॉक्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. द मॉडल ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ द आर्ट of war can be seen in the Tao Te Ching, where both ruthlessness and kindness are a part of the way of the sage. Got it. Just like Sun Tzu war की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं, but at the same time he is condemning the war. उसको रोकने की बात भी कर रहे हैं. तो फिर उसी का कुछ एग्जाम्पल ये टाओ टे चिंग में भी है, जिसमें एक साधु सेज जो होता है वो रूथ भी है. क्या कहेंगे रूथलेसनेस को? चिड़चिड़ा नहीं,
स्ट्रिक्ट कह देते हैं, और बट वो काइंड भी है सेम टाइम में, ठीक है. Heaven and earth are not humanistic. They regard myriad beings as stray dogs. Sages are not humanistic. They regard people as straw dogs. Okay. Wrote the philosopher of the Tao Te Ching. I don't understand क्या है ये लाइन, कि स्वर्ग और इंसान ह्यूमनिस्टिक नहीं है. नहीं, स्वर्ग और अर्थ ह्यूमनिस्टिक नहीं है. They regard myriad beings as straw dogs. Sages are not humanistic. They regard people as straw. Sages, अच्छा sages भी regard करते हैं. I don't know. I can't get it. A horrified Western sinologist working in the 1950s, shortly after the truce in Korea, wrote that this passage had unleashed a monster. But to the Taoists, this statement does not represent inhumanity, but an exercise in objectivity similar to Buddhist exercises in impersonality. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ हो रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा है क्या है कॉन्टेक्स्ट. In modern terms, this sort of statement is no different from that of a psychologist or sociologist, making the observation that the attitudes, thoughts and expectations of entire nations are not arrived at purely by a multitude of independent rational decisions, but largely under the influence of environmental factor beyond the control of individual or even the community. Modern terms मतलब आज के ज़माने में okay, I'm not getting this part. This part I'm not getting at all. देखते हैं आगे क्या पता आ जाए. As Sun Tzu's classic attests, the place of such an observation in the art of war is not to cultivate a callous or bloodthirsty attitude, but to understand the power of mass psychology. Understanding how people can be manipulated through emotions, for example, is as useful for those who wish to avoid this as it is for those who wish to practice it. ये कुछ समझ आया. सन त्सू ही बात कर रहे हैं हमें. Classic attests, the place of such an observation in the art was not to. Basically हमें ये कल्टिवेट नहीं करना है एक ब्लड थर्स्टी मारने वाला एटीट्यूड, खून का भूखा एटीट्यूड, वो हमें नहीं कल्टिवेट अडॉप्ट करना है, नहीं करना है. या बस हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें समझना है, द पावर ऑफ मास साइकोलॉजी आई गई यहाँ पे. मतलब पूरा साइकोलॉजी बातें हो रही हैं साइकोलॉजी की, कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है उनके इमोशंस के थ्रू, राइट. मतलब हाँ, फिर इसमें ये कह रहे हैं कि जो मैनिपुलेशन है, इट सीम्स अ नेगेटिव टर्म, ठीक है. लगता है कि मैनिपुलेशन अगर किसी को आता है, कोई पढ़ ले उस बारे में, सो ही इज़ मतलब अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाएगा, नेगेटिव समझेगा सामने वाला ऑब्वियसली. बट दैट कैन बी यूज़फुल हु विश टू अवॉइड दिस. जो उस चीज़ को रोकना चाहते हैं तो उनको भी इस बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंड जो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा. जस्ट लाइक इन हैकिंग में भी ऐसी होता है. एक तो होते हैं हैक करने वाले, मतलब ब्लैक हैट हैकर्स, जो मतलब बुरा करते हैं दूसरों का. फिर दूसरी तरह मतलब जो हैकर्स होते हैं ब्लैक, जो दूसरों का मीन्स क्राइम करते हैं एक तरह से, तो उनको भी हैकिंग आती है. एंड जो क्राइम रोकते हैं तो उनको भी हैकिंग सीखनी पड़ती है. द वाइट हैट हैकर्स, आई गेस वाइट हैट, ग्रीन हैट क्या होता है, आई फॉरगॉट. मतलब उसको काउंटर करने के लिए तुम्हें भी वो सीखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जो एक क्राइम करने के लिए एक ब्लैक हैट हैकर यूज़ कर रहा है, राइट. तो वो डिपेंड करता है कि तुम उसे यूज़ कैसे कर रहे हो, मैनिपुलेशन हो या कोई भी चीज़, और द नाइफ और द गन. Seen in this light, the art of war is no more a call to arms than a study on conditioning is a recommendation for slavery. The art of the
आर्ट ऑफ वॉर जो बुक है इज़ नो मोर अ कॉल टू आर्म्स। मतलब ये हथियार के बारे में इसको प्रमोट नहीं करती है, बट कंडीशनिंग, स्टडी ऑफ कंडीशनिंग, स्टडी ऑन कंडीशनिंग, मतलब कंडीशनिंग के बारे में जानना। ओके ठीक है। इट्स अ रिकमेंडेशन फॉर स्लेवरी, आई डोंट नो। By so thoroughly analyzing the political, psychological and material factors involved in conflict, Sun Tzu's professed aim was not to encourage warfare but to minimize and curtail it. Sun Tzu सेम encourage नहीं करते हैं वॉर को, वो मिनिमाइज इसको ख़त्म करना चाहते हैं, राइट। एंड सन त्ज़ू मीन्स दिमाग से खेलते हैं। सन त्ज़ू खाली सीधा लड़ने नहीं चले जाते हैं कि लड़ो मार दो सामने वाले को। सन त्ज़ू ही एनालाइज हर चीज़, लोग कैसे हैं, साइकोलॉजी, पॉलिटिकली देखना, साइकोलॉजिकली, मटेरियली, देन स्ट्रेटेजाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। Okay, an impersonal view of humanity is not the master of its own fate may be necessary to liberate a warrior from emotional entanglements that might precipitate irrational approaches to conflict, but it is not in the Taoist scheme of things held to justify destructive behavior. The counterbalance to this view is also found in Tao Te Ching, prefiguring Sun Tzu's teachings in the Art of War. I have 3 treasures that I keep and prize. One is kindness, second is frugality, third is not presuming to take precedence over others. By kindness, one can be brave. By frugality, one can reach out. And by not presuming to take precedence, one can survive effectively. If one gives up kindness and courage, gives up frugality and breadth, and gives up humility for aggressiveness, one will die. The exercise of kindness in battle leads to victory. The exercise of kindness in defense leads to security. यहाँ पे कुछ टाओ ते चिंग में लिखा हुआ है कि राइटर जो हैं उनने लिखा है कि 3 चीज़ें ट्रेजर्स हैं, खजाना है। Okay, let me search the meaning of frugality. Frugality is a quality of being economical, thrifty or sparing when uses like okay, frugality means ठीक है, 3 treasures that I keep and prize. Kindness, 3 चीज़ें, kindness, second is frugality. Frugality means खर्चा नहीं करना ज़्यादा, मतलब चीज़ों को एकदम बचा कर लेकर चलना, जैसे पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करना, या जब खाना कम है तो कम खाना, काइंड ऑफ लाइक दैट इट मीन्स। एंड थर्ड इज़ नॉट प्रिज्यूमिंग टू टेक प्रेसिडेंस ओवर दिस। प्रेसिडेंस ओवर, इज इट प्रेसिडेंस मीनिंग क्या होगा? द कंडीशन ऑफ बीइंग कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन समवन और समथिंग एल्स, किसी से अपने आप को ऊपर बड़ा मानना, ठीक है। काइंडनेस हो गया। सेकंड है कम चीज़ में कम उसमें काम चलाना, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। थर्ड हो गया दूसरों के ऊपर ये प्रिज्यूम नहीं करना, ये नहीं सोचना पहले से कि तुम दूसरों के ऊपर कंट्रोल लेने वाले हो, उससे बड़े बनने वाले हो। काइंडनेस से एक इंसान ब्रेव बन सकता है, निडर। फ्रुगैलिटी से वन कैन रीच आउट, आई डोंट नो रीच आउट मतलब क्या। By not presuming the taking, one can survive effectively. Means ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं for surviving, right? अगर इनमें से तुम कोई भी चीज़ like kindness तुम छोड़ रहे हो and तुम frugality छोड़ रहे हो, means ये सब चीज़ें हटा रहे हो, okay, then one will die. तब वो इंसान that can die. अब ये बात है all these things, all these texts have written like 2000 years ago, तब से लेके लिखे आ रहे हैं, तो अब हर चीज़ एकदम अप्लाई नहीं कर सकती है आज के ज़माने में, बट या वी हैव टू रीड।
द एक्सरसाइज ऑफ काइंडनेस इन बैटल लीड्स टू विक्ट्री. काइंड अगर हो तो विक्ट्री जीत सकते हो. एंड काइंडनेस डिफेंस में सिक्योरिटी के काम आती है. ठीक है. In his classic master Sun likens military action to a fire which burn itself out if not stopped. ये ऊपर भी कहा था ये सेम वर्ड्स कि फायर आग वो खुद को ही जला देती है अगर उसको रोका ना जाए. And if his strategy of success without conflict was not always attainable, his strategy of hyper efficiency could at least minimize senseless violence and destruction. संजू की जो स्ट्रैटेजी है जीतने की बिना किसी लड़ाई की हमेशा अचीव नहीं हो सकती. राइट. वॉर हमेशा नहीं रोका जा सकता युद्ध, बट उनकी स्ट्रैटेजी से एटलीस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं हम वायलेंस को, डिस्ट्रक्शन को. संजू की स्ट्रैटेजी से इन टाओइस्ट टर्म्स सक्सेस इज ऑफन गेन्ड बाय नॉट डूइंग. And the strategy of art of war is as much in knowing what not to do and when not to do it as it in knowing what to do and when to do it. Taoism में success मिलती है often mostly बिना कुछ करे. Right. Just like you can say बिना कुछ बोले, you know, पता नहीं कहाँ से निकला, बट बिना कुछ बोले भी लाइक यू विन अ कन्वर्सेशन समटाइम्स. तो हाँ, सो ये कह रहे हैं आर्ट ऑफ वॉर में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ नहीं करनी है और कब नहीं करनी है. जैसे कि क्या चीज़ करनी है, कब करनी है, तो वो भी उतना ही ज़रूरी है. नहीं जानना, नहीं ये जानना कि क्या नहीं करना. द आर्ट ऑफ नॉट डूइंग विच इंक्लूड्स द unobtrusiveness, unknowability and the graspability at the core of esoteric Asian martial arts belongs to the bunch of Taoism known as the science of essence. The arts of doing, which include the external techniques of both culture and martial arts, belong to the branch of Taoism known as the science of life. The science of essence has to do with state of mind. The science of life has to do with the use of energy. Like a classic Taoist text, it is in true balance of these two that the art of war is most completely understood. Alright. दो चीज़ें इसमें कुछ बोली इनने, एक साइंस ऑफ एसेंस और एक साइंस ऑफ लाइफ. आर्ट ऑफ नॉट डूइंग, इसमें कुछ चीज़ें ये इंक्लूड करता है. अब इसके मीनिंग तुम देख लेना, ये 3. ठीक है. ये सब साइंस ऑफ एसेंस में आ गए. एंड ये तुम्हारा मतलब 2 है. आर्ट ऑफ नॉट डूइंग आ गई तुम्हारी साइंस ऑफ एसेंस में, और कुछ करने की आर्ट आ गई, कला, वो आ गई साइंस ऑफ लाइफ में. तो साइंस ऑफ एसेंस हैज़ टू डू विद द स्टेट ऑफ माइंड. साइंस ऑफ एसेंस जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसमें तुम्हारा दिमाग, स्टेट ऑफ माइंड वो इन्वॉल्व है. एंड द साइंस ऑफ लाइफ हैज़ टू डू विद द यूज़ ऑफ एनर्जी. कैसे तुम इस्तेमाल कर रहे हो अपनी एनर्जी कुछ करने के लिए. लाइक क्लासिक टाओइस्ट टेक्स्ट, ट्रू बैलेंस ऑफ दीज टू दैट द आर्ट ऑफ वार इज most completely understood. Yes, science of life and science of essence. कुछ करने की कला, कुछ नहीं करने की कला, इन दोनों का एक अच्छा बैलेंस. इससे तुम एक आर्ट ऑफ वॉर को समझ सकते हो अच्छे से. In modern times, the definitive Taoist statement on this subject is immortalized in Journey to the West. Xu Ji, one of the 4 extraordinary books of the Ming Dynasty, drawing on earlier Taoist sources from wartime China under duress of Mongol invasion. This remarkable novel is a classic representation of the results of what in Taoist terms would be called studying the science of life without the science of essence, material development without corresponding psychological development, or in Sanju's terms having force without intelligence. कोई ये बुक का एग्जाम्पल दे रखा है इनने, उसमें ये उस बुक में ज़्यादा मतलब ये है कि उसमें वो साइंस ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं विदाउट साइंस ऑफ एसेंस. मतलब वो करने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं विदाउट दिमाग, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मटेरियल में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. तो वो संजू की टर्म में हो गया कि तुम
ताकत लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो विदाउट इंटेलिजेंस, दिमाग लगाया है, कुछ काम करना है. The central figure of this novel is a magical monkey who founds a monkey civilization and becomes its leader by establishing a territory for the monkeys. ठीक है, एक जादुई मंकी है, वो लीडर बन रहा है, उसने टेरिटरी बना ली. Subsequently, the Monkey King overcomes a devil confusing the world and steals the devil's stirred. I don't know. अब ये क्या बोल रहे हैं? Returning to his own land with devil's sword, the Monkey King takes up the practice of swordsmanship. He even teaches his monkey subjects to make toy weapons and regalia to play at war. Unfortunately, though ruler of a nation, the martial Monkey King is not yet ruler of himself. In eminently logical backward reasoning, the monkey reflects that if neighboring nations note the monkey's play, they might assume that the monkeys were preparing for war. In that case, they might therefore take preemptive action against the monkeys, would then be faced with real warfare, armed only with toy weapons. Thus, the Monkey King thoughtfully initiated the arms race and ordering preemptive stockpiling of real weapons. If it seems disconcerting to read a 13th century description of 20th century politics, it may be no less so to read a book as old as Bible describing tactics in use today, not only by guerrilla warriors but by influential politicians and corporate executives. Following the disillusionist posture of the Tao Te Ching in the Art of War, the story of the Monkey King also prefigures a major movement in modern scientific thought, following the climax of the Western divorce of religion and science centuries ago. इसमें कोई ये बात कर रहे हैं, मंकी किंग की कहानी में लिखा है, बुक का नाम ऊपर लिखा है कि मंकी किंग था, वो एक जादुई मंकी था, उसने एक राज्य बना दिया अपना, वहाँ का लीडर एक तरह से बन गया, रूलर काइंड ऑफ, एंड फिर वो कोई युद्ध जीता, पता नहीं, ऐसा इसमें लिखा है, डेविल कंफ्यूजिंग द वर्ल्ड. तो उसके पास एक तलवार आ गई, डेविल की, शैतान की तलवार, और फिर वो जब अपने शहर अपने इसमें आया तो तलवार के साथ आया, अपनी जो भी है शहर, सिटी, किंगडम में. एंड देन वो अपने और भी जो मंकी बंदर साथी हैं उनको वो ऐसे ही बस खिलौने से, वेपन से सिखा रहा था. ठीक है, एक तरह से खेल हो गया. बट फिर मंकी किंग को ये रियलाइज़ हुआ कि कि और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनको नेशंस हैं, उनको लगेगा कि यार ये मंकीज़ तो तलवार से खेल रहे हैं, इवन तो वो खाली एक खिलौना है, टॉय, बट वो प्रिपेयर कर रहे हैं वॉर के लिए मंकीज़, उनको ऐसा लगेगा, तो दैट कुड सर्व अ प्रॉब्लम टू देयर नेशन. तो फिर मंकी को लगा कि अब यार असली वेपन लाने पड़ेंगे, असली तलवार लानी पड़ेंगी, टॉय की वेपन से काम नहीं चलेगा, कोई अटैक करेगा तब क्या करेंगे, तो रियल वेपन वो फिर लाने लगा. एंड नाउ ही सेज दैट कि लगता है ना कि ये कितना इट डजंट मेक सेंस, इतनी पुरानी बुक है, बट ही सेइंग कि यार अभी तो लाइक इवन बाइबल, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस एंड लोग कॉर्पोरेट के, दे फॉलो बाइबल, रिलीजन. ओके. The Monkey King in the story exercised power without wisdom, disrupting the natural order and generally raising hell until he ran into the limits of matter, where he was finally trapped. There he lost the excitement of impulsive enthusiasm and he was eventually released to seek the science of essence, under the strict condition that his knowledge and power were to be controlled by compassion, the expression of wisdom and unity of being. Monkey's downfall finally comes about when he meets Buddha, whom the Taoist celestial immortals summoned to deal with the intractable beast. The immortals had attempted to cook him in the cauldron of the 8 trigrams, that is to put him through the training of spiritual alchemy based on the Taoist I Ching, but he had jumped out, still unrefined. Buddha conquers the monkey's pride by demonstrating the insuperable law of universal relativity
and has him imprisoned in the mountain of the five elements, the world of matter and energy, where he suffers the results of his own arrogant antics. After 500 years, at length, Kuan Yin, the trans-historical Buddhist saint traditionally honored as the personification of universal compassion, shows up at the prison of the now repentant monkey and recites this telling verse. ठीक है, क्या है? मंकी किंग है. तो मंकी किंग इसका एग्जांपल दे रखा है हमने. साइंस ऑफ क्या था यार, दो चीज़ थी ना. वी वर सेइंग साइंस ऑफ एसेंस है, एंड देयर वाज साइंस ऑफ एसेंस एंड साइंस ऑफ दूसरा कहाँ गया, साइंस ऑफ लाइफ. तो जो मंकी था वो साइंस ऑफ उसके पास क्या थी. ओके, मंकी किंग क्या कर रहा था, वो अपनी पावर को दिखा रहा था बिना विजडम के, बिना दिमाग लगाए, शायद ऐसी कुछ. एंड फाइनली आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट. तो मंकी ने अपना एक्साइटमेंट खो दी थी, ये समझ नहीं आया कहाँ से क्या हुआ, स्टोरी पूरी नहीं है ना. तो मंकी का डाउनफॉल शुरू हो गया था, एंड फिर मंकी किंग जो था वो बुद्धा से मिला. ओके, एंड या फिर यहाँ पे कुछ कहानी पुरानी चल रही है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. फिर यहाँ पे हाँ कुछ मंकी के लिए कुछ पोएम वर्स रिसाइट हुआ, गा रहे हैं. Too bad the magic monkey didn't serve the public, as he madly flaunted heroics in days of yore. With a cheating heart he made havoc. In the gathering of immortals, with grandiose gall he went for his ego. Okay. तो मंकी को हाँ, तो ऊपर ये बता रहे हैं कि मंकी को ट्रेनिंग दे रहे थे स्पिरिचुअल एल्केमी की, बट वो वहाँ से भी भाग रहा था. He had jumped out still unrefined. ठीक है. फिर बुद्धा ने मंकी का जो प्राइड था, घमंड कह सकते हो, गुरूर, बुद्धा ने उसको कंकर करा बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग. उन्होंने दिखाया लॉ ऑफ यूनिवर्सल रिलेटिविटी. अच्छा, फिर उसको जेल में इम्प्रिजन कर दिया, मतलब एक तरह से माउंटेन ऑफ द फाइव एलिमेंट्स हैं तो उसमें बंद कर दिया, इम्प्रिजन्ड इन दैट. और फिर मंकी ने अपने ही कर्मों का फल भुगता. 500 साल बाद ये कुछ लिखा है, ठीक है. इन द गैदरिंग ऑफ इमॉर्टल्स विद ग्रैंडोस ईगो टू द हेवन ऑफ हैप्पीनेस अमंग 100,000 troops, none could oppose him. In the highest heavens above he had a threatening presence, but since he was time-eyed on meeting our Buddha से मिला वो, when will he ever reach out and show his achievements again? है तो है, अब लिखा है ऐसा वर्स, क्या करें. Now the monkey pleads with the saint for his release. The saint grants this on the condition that the monkey devote himself to the quest for higher enlightenment. Alright, monkey कहता है मुझे छोड़ दो यहाँ से. एंड सेंट साधु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, बट मंकी जो है, बंदर है, उसको एनलाइटमेंट की तरफ चलना पड़ेगा, उस पाथ में डिवोट करना पड़ेगा. सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बट सोसाइटी के लिए. एंड या बुद्धिज़्म एंड बुद्धा ऑल्सो डिड द सेम. Finally, before letting the monkey go to the set out long road ahead, as a precaution, the saint places a ring around the monkey's head, a ring that will be tightened and cause the monkey severe pain whenever a certain spell invoking compassion is said in response to any new misbehavior of the part of the monkey. Monkey के एक रिंग लगा दी उसके गले में, जो कि टाइट हो जाती है वो रिंग. सेंट ने, ये जो साधु हैं, उन्होंने ये करा ताकि उसको दर्द हो, जब भी वो फिर से अपनी पहली वाली हरकतें करने लगे. तो
The art of war has been known for 100 generations as a foremost classic of strategy, but perhaps its greatest wizardry lies in the ring of compassion that Master Sun slips over the head of every warrior who tries to use this book. And as history shows, the magic spell that tightens its grips is chanted whenever a warrior forgets the ring. अब ये क्या था? मंकी का समझ आ गया. आर्ट ऑफ वॉर कई सालों से, कई जनरेशन से, हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन से एक कंसिडर करी जाती है स्ट्रेटजी के लिए. इज़ अ फोर मोस्ट क्लासिक ऑफ स्ट्रेटजी. ओके. Wizardry lies in the ring of compassion. The master slips over the head where I always try to use his book. Alright, जो जैसे वो मंकी के गले में एक रिंग पहना दी थी साधु ने, तो सेम जो हमारे मास्टर सन है, द बुक राइटर. सो द परहैप्स द ग्रेटेस्ट विजार्डरी, एक सबसे बड़ा जो जादू की चीज़ ये है कि एक रिंग ऑफ कंपैशन वो हमारे भी गले में. यस, जो भी एक वॉरियर इस बुक को यूज़ करता है, लाइक वी आर यूजिंग द बुक, वी आर ट्राइंग टू लर्निंग थिंग, तो वो एक रिंग ऑफ कंपैशन आ जाती है जो कि टाइट होते रहती है. आई गेस दैट्स द सेम रिंग. हाँ, मैजिक स्पेल है इस रिंग में जो कि टाइटन इट्स ग्रिप इज चांटेड वेन एवर अ वॉरियर फॉरगेट्स द रिंग. मीन्स कंपैशन नहीं भूलना है, ठीक है, वरना रिंग छोटी होगी तो दर्द होगा गले में. सो दैट वाज रियली अ बिग समझने के लिए लेसन, नहीं, एक चैप्टर. सो नाउ वी आर फाइनली इन अ न्यू चैप्टर. वेट मिनट, कितने मिनट हो गए? 1 घंटा 16 मिनट. ऑलराइट, सो फाइनली वी आर इन द न्यू चैप्टर. इसको कल करें, कितना बड़ा है, लेट्स चेक. This is also so big. Okay, I guess we can do it today. Alright, let's do it, man. Let's do it. कर लेते हैं, कोई नहीं. जितना हो सके, 1.5 घंटा. The structure and the content of the art of war. Okay, let's do it tomorrow, man. पूरा इसको कवर कर देंगे ना 1 घंटे में अच्छे से. आज का एटलीस्ट वो पूरा पॉइंट कवर हो गया. ट्रांसलेटर्स इंट्रोडक्शन. ओके, that was it for today, and yeah, I don't know if someone is seeing this recording or not, but yeah, it's for me. Yeah, it's for you. It's for you if you're watching it. 1 hour and 18 minutes. अभी उस टाइम हो रहा था exact 12:30. So tell me which light should I use next time. Okay, obviously you're not gonna, कोई नहीं देखने वाला till the end, but tell me which light is good. If somebody watches it, please comment. कहाँ गया भाई? Wait, this is the right one. This is the green one. This is the blue one. You can see, bro. ये भी अच्छी है. This is also good. Purple. Okay, well, thanks for watching this much, and yeah, tomorrow we're gonna read the new part, the new chapter.
So bye bye and good night to me.